चार्ज की यूनिट होती है कूलम। चार्ज की प्रॉपर्टीज देखा था कि चार्ज जो है बेसिक प्रॉपर्टी है जो किसी ऑब्जेक्ट के पास होना चाहिए। अगर वो है तो फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट शो करेगा, अदरवाइज नहीं। तो चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी है, चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, एसोसिएटेड विद मास है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है कि पॉजिटिव चार्ज का मतलब डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सेम न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में पॉजिटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट का मास कम होगा और नेगेटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा। तो ये था। चार्ज दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। और अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि अट्रैक्शन इज द टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, तो ऐसा नहीं है। मतलब दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में अट्रैक्शन अगर है तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि दोनों अपोजिटली चार्ज्ड हैं। ठीक है। यहाँ पे जो पॉइंट हम जानते हैं कि लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, ये सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए है। पॉइंट चार्ज का मतलब है बहुत ही स्मॉल साइज का चार्ज है, पॉइंट है, उसका डायमेंशन बहुत ही नेग्लिजिबल है। तो पॉइंट चार्ज के केस में ये दोनों वैलिड है। बट अगर ऐसा दिया हुआ है कि दो ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये नहीं बोल सकते कि दोनों अपोजिटली चार्ज्ड हैं। न्यूट्रल प्लस चार्ज्ड में भी अट्रैक्शन हो सकता है। न्यूट्रल है और चार्ज्ड है तो उसमें ऐसा स्टेटमेंट दिया हुआ होगा कि इफ टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी आर अट्रैक्टिंग ईच अदर इट मींस इट मस्ट बी अपोजिटली चार्ज, इट मे बी अपोजिटली चार्ज। तो यहाँ पे समझना है कि अगर ऑब्जेक्ट होंगे फाइनाइट साइज के होंगे तो वहाँ पे एक इंडक्शन प्रोसेस होता है, चार्ज का पोलराइजेशन होता है कि अगर पॉजिटिव चार्ज के पास में कोई नेगेटिव चार्ज प्लेस करेंगे तो वो उसको नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ पुल करेगा और पॉजिटिव चार्ज को एक साइड रिपेल करेगा। इससे पोलराइजेशन होगा। पोलराइजेशन मतलब पोल क्रिएट होंगे। पोल कौन से? पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल। तो इसलिए ये पॉइंट ध्यान से रखना, याद रखना है कि ऑब्जेक्ट्स जो अट्रैक्शन इज नॉट द ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। अट्रैक्शन अगर है तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि वो अपोजिटली चार्ज होंगे। हम पॉइंट चार्ज के केस में श्योरली बोल सकते हैं। और भी कुछ हमें देखना होगा। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी कि उनके अट्रैक्शन और रिपल्शन के लिए अ, अब उसके बाद है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब है कि एनी चार्ज कैन एग्जिस्ट इन द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। कि अगर कोई भी चार्ज एग्जिस्ट करता है तो वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल में ही होगा, क्योंकि चार्जिंग का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन ऐड करना या इलेक्ट्रॉन रिमूव करना। तो कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट से हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो या तो वो ई चार्ज होगा या फिर 2e चार्ज होगा, 3e चार्ज होगा। इसी तरीके से चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों ही एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो ये सिंपल जो है इसको हम ऐसे लिखेंगे, कोई भी चार्ज जो एग्जिस्ट करता है Q इज इक्वल टू प्लस माइनस n इंटू ई, इसी में एग्जिस्ट करता है। और इस सिंपल पॉइंट पे इसी साल KVPY में क्वेश्चन आया था कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर रहे हैं तो उसमें चार्ज वर्सेस टाइम का वेरिएशन का ग्राफ कौन सा होगा। सिंपल पॉइंट है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और KVPY में इस साल क्वेश्चन भी आया था। आज एज यूजुअल जो लोग नींद में हैं वो लोग गलत भी करते हैं। तो Q वर्सेस T का जो ग्राफ है कि खुद सोचोगे कि अगर उसमें बहुत सारे ग्राफ दिए हुए थे, ऐसा ग्राफ दिया हुआ था कि ऐसा चार्जिंग है या इस टाइप का चार्जिंग है, तो ये कई सारे चार ऑप्शन थे। चार ऑप्शन में से एक ग्राफ ये था, क्वांटाइजेशन को यूज करा था कि अगर इंटीग्रल मल्टीपल में होगा तो मान लो इनिशियली वो अनचार्ज है तो उसका चार्ज 0 है। कुछ टाइम के बाद जब ये इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा तो फिर उसका चार्ज ऐसे इंक्रीज हो जाएगा, 1e हुआ। फिर उसके बाद कुछ टाइम के बाद 2e होगा, 3e होगा। ये टाइम गैप क्यों है? टाइम गैप इसलिए है क्योंकि चार्ज जो एग्जिस्ट करेगा वो e, 2e, 3e इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा। तो इसका जो ग्राफ होगा वो स्टेयरकेस जैसा होगा, स्टेयरकेस के जैसा ही इसका ग्राफ होगा। तो इस टाइप का ग्राफ जो था वही करेक्ट था। सिंपल क्वेश्चन था बट वो कहानी ऐसा लिखा रहता है कि देख के डर जाते हो तुम। तो इस टाइप का ग्राफ है और ये पॉइंट क्या यूज कर रहा है कि जो भी चार्ज एग्जिस्ट करेगा वो क्वांटाइजेशन के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। अब तो ये था क्वांटाइजेशन ऑफ का चार्ज। तो इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि चार ऑप्शन सिंपल टाइप के क्वेश्चन जो कि मेडिकल में आ सकते हैं कि कोई चार्ज गिवन होगा, जैसे मान लो कि दिया हुआ है कि 4.8 इंटू 10 पावर माइनस 19, क्या ये चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है।
तो हम इसमें इसमें क्या चेक करेंगे, या बोर्ड में भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, चेक करेंगे कि क्या ये इंटीग्रल मल्टीपल है। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम है। तो अब यहाँ से Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई होना चाहिए, तो यहाँ पे हम डिवाइड करके देख लेंगे सीधे सीधे 1.6, तो ये जो है ये 3 की वैल्यू 3 आ जाएगी, मतलब हमारा ये चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है। वही अगर यहाँ पे ये नहीं दिया हुआ होता, 5 दिया हुआ होता कि क्या ये चार्ज एग्जिस्ट करेगा, तो हम बोलेंगे कि नहीं, ये चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि इंटीजर नहीं आ रहा है। तो ये सिंपल एप्लीकेशन है। उसके बाद है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट है, लेकिन इसका बार बार हम लोग यूज करेंगे कैपेसिटर में या फिर और भी चैप्टर्स में। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये बोलता है कि इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड सिस्टम, इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड का मतलब बाहरी दुनिया से कोई भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है। इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होने का मतलब है कि हम कोई भी कंडक्टिंग पाथ प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। तो ऑन एनी इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड सिस्टम नेट चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड, कि नेट चार्ज आपस में कंजर्व्ड होंगे। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे लिया हुआ है कि कोई एक आइसोलेटेड स्फीयर है, उस स्फीयर पे जो है +4 कूलम चार्ज है और यहाँ पे जो है -1 कूलम चार्ज है, और इन दोनों को अगर आपस में कनेक्ट करेंगे तो जो ये सिस्टम है, ये टोटल सिस्टम बाहर की दुनिया से आइसोलेटेड है, बाहर से कोई भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है। जब तक हम कोई कंडक्टिंग पाथ नहीं प्रोवाइड करेंगे तब तक चार्ज कहीं मूव नहीं करेगा। बट इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर देंगे तो इन दोनों का चार्ज कंजर्व्ड होगा। अब कनेक्ट करेंगे तो चार्ज का फ्लो होगा, चार्ज का फ्लो किस डायरेक्शन में होगा वो डिपेंड करता है। बट मान लिया कि यहाँ पे चार्ज Q1 हुआ, यहाँ पे Q2 हुआ कनेक्शन के बाद। तो कनेक्शन के बाद, तो बिफोर कनेक्शन कितना चार्ज था, चार्ज को हम ऐड कर देंगे, Q-1 इज इक्वल टू 3 कूलम चार्ज था। कनेक्शन के बाद भी टोटल चार्ज क्या रहेगा, सेम कांस्टेंट रहेगा। तो हम एक इक्वेशन लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 3 कूलम, मतलब इनिशियल चार्ज इज इक्वल टू फाइनल चार्ज। ये है फाइनल चार्ज और ये है इनिशियल चार्ज। अब यहाँ पे किसी को ये डाउट होगा कि सर Q1 Q2 कितना होगा। Q1 Q2 फाइंड करने के लिए आगे देखेंगे कैसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि Q1 Q2 जो है वो हाफ हाफ होगा, 3/2 3/2, ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए ये था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, की किसी भी इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड सिस्टम के ऊपर नेट चार्ज कंजर्व रहेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसके चार्ज की कि अगर हम कोई भी सिस्टम कंसीडर करते हैं तो यहाँ से चार्ज इज इनवेरिएंट, चार्ज इज इनवेरिएंट इन नेचर। इनवेरिएंट नेचर का मतलब होता है कि इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे, तो किसी को ये डाउट होगा कि मास भी इनवेरिएंट होता है। एक्चुअल सेंस में अगर हम देखेंगे तो मास का जो वेरिएशन होता है वो आइंस्टाइन का एक रिलेटिविटी का इक्वेशन है, वहां से ये होता है कि अगर ये रेस्ट मास है, रेस्ट मास ऐसा समझ सकते हो कि वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जहां से हमें वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में दिखे, वेलोसिटी 0 है, ये उसका रेस्ट मास है। अगर वो मूव करना स्टार्ट करता है तो 1 - v² डिवाइडेड बाई c²। v इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, v इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और c इज द स्पीड ऑफ लाइट। तो अगर स्पीड हमारी बहुत कम है, जैसा कि अभी तक मैकेनिक्स और लॉज ऑफ मोशन में पढ़ते थे कि स्पीड है 1 मीटर पर सेकेंड, ये v की वैल्यू 1 मीटर पर सेकेंड है, 2 मीटर है, 100 मीटर है। c की वैल्यू कितनी होती है, c की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू होती है। तो अगर ये स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में स्पीड बहुत ही कम है, जैसा कि नॉर्मली हम मैकेनिक्स में डिस्कस करते हैं, तो उस केस में ये क्वांटिटी जो है वो ऑलमोस्ट जीरो होगी, ये क्वांटिटी ऑलमोस्ट जीरो होगी। तो m जो है वो ऑलमोस्ट जो है m0 के बराबर होगा। मतलब अगर हम 1 kg का मास कंसीडर करते हैं तो वो 1 kg ही रहेगा। बट अगर मान लो कि वो मास मूव कर रहा है स्पीड ऑफ लाइट से, या ऐसा बोल सकते हैं कि c/2 से मूव कर रहा है, c/3 से मूव कर रहा है, तो ऐसे केस में उसका मास जो है वो डिक्रीज कर जाएगा, मास जो है चेंज कर जाएगा उसका। तो मास इज नॉट अ इनवेरिएंट क्वांटिटी व्हाइल चार्ज इज अ इनवेरिएंट क्वांटिटी। वैसे ही मास इज नॉट अ कंजर्व्ड क्वांटिटी, मास जो है वो कंजर्व भी नहीं होती है, मास चेंज होता है। कैसे चेंज होता है कि बाद में हम न्यूक्लियर फिजिक्स जब पढ़ेंगे तो न्यूक्लियर फिजिक्स में क्या होता है कि अल्फा डिसइंटीग्रेशन, बीटा डिसइंटीग्रेशन, गामा डिसइंटीग्रेशन होता है। तो उसमें एक प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है या प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होता है। तो ऐसे केस में जानते हो कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मास सेम नहीं होता है, स्लाइटली डिफरेंट होता है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन का भी स्लाइटली डिफरेंट होता है, तो इनके मासेस डिफरेंट होते हैं। तो उस कन्वर्जन में क्या हो रहा है, मास का लॉस हो रहा है। तो उस मास के लॉस को कंपनसेट करने के लिए आइंस्टाइन का जो मास एनर्जी इक्विवेलेंस वाला इक्वेशन है E = mc² से
कुछ मास डिसअपियर होता है, वो सब बात की चीजें हैं। तो तुम्हें ये समझना है कि कंजर्वेशन ऑफ मास ये भी ट्रू नहीं है, इनवेरिएंट नेचर ऑफ मास ये भी ट्रू नहीं है। बट चार्ज किसी भी सिस्टम में इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड है तो वो हमेशा कंजर्व्ड रहेगा। तो चार्ज इनवेरिएंट होता है, कहने का सिंपल मतलब है कि मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर 2 कूलम चार्ज है, तो एक ऑब्जर्वर जो कि रेस्ट में है या दूसरा ऑब्जर्वर जो कि मूविंग कंडीशन में है, दोनों को कितने मैग्नीट्यूड का चार्ज विजिबल होगा? दोनों को 2 कूलम का ही चार्ज विजिबल होगा। तो ये हो जाएगा चार्ज का इनवेरिएंट नेचर। उसके बाद दूसरा है कि एक कंफ्यूजन, दूसरा कंफ्यूजन ये होता है कि फ्लो, चार्ज का फ्लो किस डायरेक्शन में होगा? तो चार्ज का फ्लो जो है वो अमाउंट ऑफ चार्ज के ऊपर इंडिपेंडेंट होता है, अमाउंट ऑफ चार्ज से डिपेंड नहीं करता है। कैसे? मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो कि ऐसा एक ऑब्जेक्ट हम ले लेते हैं, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर 10 कूलम चार्ज है, प्लस 10 कूलम है, और इसके ऊपर जो है 5 कूलम चार्ज है। अगर हम इन दोनों को कनेक्ट करेंगे तो सबको ये लगेगा कि हाई चार्ज से लो चार्ज की तरफ जाएगा। मतलब 10 कूलम से ये जाएगा, यहाँ पे इसका चार्ज इंक्रीज करेगा, इसका चार्ज डिक्रीज करेगा, और दोनों में कुछ ऐसा चार्ज हो जाएगा Q1 इज इक्वल टू 10 प्लस 5/2, इस टाइप का चार्ज हाफ हाफ हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। फ्लो ऑफ चार्ज डिपेंड्स ऑन पोटेंशियल डिफरेंस, ना कि चार्ज डिफरेंस। फ्लो ऑफ चार्ज डिपेंड्स ऑन पोटेंशियल डिफरेंस, नॉट ऑन चार्ज डिफरेंस। तो जो हम अभी अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ चुके हैं, चार्ज का फ्लो हो रहा था, तो चार्ज किधर फ्लो करता है? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, या पॉजिटिव से हाई पॉजिटिव से लो पॉजिटिव की तरफ। तो पोटेंशियल जो है वो डिसाइडिंग क्राइटेरिया होता है। पोटेंशियल फाइंड करेंगे और फिर हम जज करेंगे कि ये चार्ज यहाँ से यहाँ फ्लो होगा या यहाँ से यहाँ भी फ्लो हो सकता है। 5 कूलम से ऐसा भी हो सकता है कि ये चार्ज जो है 12 कूलम हो जाए और वो ये 3 कूलम हो जाए। ये दोनों के, ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर? इनके पोटेंशियल के ऊपर। ये कॉमन कंफ्यूजन रहता है दिमाग में कि पोटेंशियल चार्ज डिफरेंस जो है वो ड्राइविंग फोर्स होता है, वो गलत है। चार्ज का फ्लो डिपेंड करता है पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर, नॉट चार्ज डिफरेंस। तो ये सारी प्रॉपर्टीज थी, 4-5 प्रॉपर्टी आ सकती है, स्टेटमेंट में आ सकता है। कंजर्व्ड है, क्वांटाइज्ड है, स्केलर है, इनवेरिएंट है, ये सारे हैं। उसके बाद फिर ये मेथड ऑफ चार्जिंग, ये जो है यूजलेस चीज है, बट ठीक है उसको। सर हाँ सर बोले कि वो हाई पॉजिटिव से लो पॉजिटिव को रहेगा चार्ज, हाँ, हाई पॉजिटिव पोटेंशियल, हाई तो पॉजिटिव। वही चार्ज के ऊपर डिपेंड किया ना। चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है, बट वो पोटेंशियल ऐसा नहीं है कि दो ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज हैं तो उसके साइज वाइज के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे अभी तो मान लो पोटेंशियल का फार्मूला हम लोग पढ़ चुके होंगे कुछ, KQ/R टाइप से, ऐसे पॉइंट चार्ज की वजह से, या फिर सिलेंडर, ये स्फीयर के पोटेंशियल के ऊपर भी देख चुके होंगे कि ये KQ/रेडियस होता है। तो ये सारा क्या है, उसके रेडियस के ऊपर भी डिपेंडेंट होता है। आई बात समझ में? तो यस सर। हाई पॉजिटिव पोटेंशियल से लो पॉजिटिव पोटेंशियल, वो चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है, बट डायमेंशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो चार्ज से हम डायरेक्ट नहीं बता सकते। ठीक है। तो मेथड ऑफ चार्जिंग ये जो है बस ऐसे ही है, जनरल पॉइंट समझने के लिए। कैसे चार्ज करते हैं? तो पहला तो वही जो कॉम्ब और पेपर वाला एग्जांपल है जो सालों से पढ़ते आ रहे हो। तो वो मेथड कौन सा है? चार्जिंग ड्यू टू फ्रिक्शन। कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को किसी ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट हम रब करेंगे, तो बेसिक बेसिक लॉजिक क्या है कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना या इलेक्ट्रॉन का ऐड होना। तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी चाहिए। अब वो एनर्जी प्रोवाइड करने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। कौन कौन से तरीका है? उसमें से एक तरीका जो है वो फ्रिक्शन का तरीका है, कि अगर ऑब्जेक्ट को हम रब करेंगे तो जो हीट एनर्जी जनरेट होगी उसके वजह से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो सकता है। तो वो ऑब्जेक्ट फ्रिक्शन के वजह से चार्ज हो सकता है। तो पहला तो ये है चार्जिंग ड्यू टू फ्रिक्शन। चार्जिंग ड्यू टू कंडक्शन, कंडक्शन का बताया कि किसी चार्ज ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में अगर हम इसको कनेक्ट कर देंगे, इलेक्ट्रिकली कनेक्ट कर देंगे, मान लो ये न्यूट्रल है और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर हम इसको कनेक्ट कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ चार्ज आ जाएगा, ये भी जो है चार्ज अक्वायर कर लेगा। तो ये मेथड हो जाएगा चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन हम लोग करेंगे कैपेसिटर वैपेसिटर में, कोई ऑब्जेक्ट कैसे चार्ज होता है, कितना चार्ज एक्वायर करता है। उसके बाद दूसरा है मेथड ऑफ चार्जिंग, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो इंडक्शन में मतलब बिना किसी इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट के किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करना। चार्जिंग बाय प्लेसिंग एन ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस, कि किसी डिस्टेंस पे है। जैसे क्या है कि यहाँ पे कि इंडक्शन से हम कैसे चार्ज करते हैं कि ये एक पॉजिटिव चार्ज लिया, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज स्फीयर मान लो लिया, और यहाँ पे एक न्यूट्रल लिया। इस पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे पोलराइजेशन होगा, इधर जो है नेगेटिव चार्ज होगा,
और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा। अब कितना नेगेटिव होगा कितना पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट तो न्यूट्रल था, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, अगर इसका कोई भी कनेक्शन नहीं है तो इसका चार्ज मूव नहीं करेंगे। तो ये जो है जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है, नेट चार्ज जीरो रहेगा। तो यहाँ पे नेगेटिव इस साइड आ गया, पॉजिटिव इस साइड आ गया। अब क्या करेंगे कि इसको हम ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं, ग्राउंड का मतलब अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। अर्थ से कनेक्ट करेंगे तो ये नेगेटिव चार्ज को ये ऐसे समझ लो कि इसको होल्ड करके रखेगा, और पॉजिटिव चार्ज जो है उनको रिपेल कर रहा है ये पॉजिटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से फ्लो कर जाएंगे, ये पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर जाएंगे। उसके बाद फिर हम इसको डिस्कनेक्ट कर देंगे, डिस्कनेक्ट करने के बाद जब देखेंगे तो ये क्या होगा, इसके ये जो है नेगेटिवली चार्ज हो चुका होगा। तो इस चार्ज ऑब्जेक्ट के साथ कोई भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं हुआ, हमने इंडक्शन के थ्रू इसको चार्ज कर लिया। तो एक मेथड जो है वो इंडक्शन भी है। उसके बाद नेक्स्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, चार्जिंग ड्यू टू लाइट। सर आपने जो कंडक्शन का बोला कि कांटेक्ट में लाएंगे तो उस दूसरे ऑब्जेक्ट में भी चार्ज हो जाएगा, कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? जैसा ऑब्जेक्ट होगा, अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज, जैसे मान लो ये नेगेटिव चार्ज का है, नेगेटिव के साथ कांटेक्ट में रहोगे तो नेगेटिव हो जाओगे, पॉजिटिव के साथ कांटेक्ट में रहोगे तो पॉजिटिव हो जाओगे, है ना। पर नेगेटिव नेगेटिव तो रिपेल करेगा ना। नहीं 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 नहीं, ये नेगेटिव नहीं है, ये एक नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट है, हम न्यूट्रल का जोड़ रहे हैं इससे, तो न्यूट्रल जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये भी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा न्यूट्रल जोड़ेंगे तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों जोड़ेंगे तो फिर उसके ऊपर हमें डिसाइड करना पड़ेगा, देखेंगे कि कौन सा होगा कौन सा नहीं, ठीक है। तो ये था चार्जिंग। यस सर। दूसरा है फोटो, नेक्स्ट मेथड है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये भी हम पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स में या एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ चुके होंगे। इट इज द चार्जिंग ड्यू टू द लाइट। लाइट या लाइट का जो एक पार्टिकल होता है उसको हम बोलते हैं फोटोन। तो फोटोन के वजह से, लाइट के वजह से जो चार्जिंग होगी उसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में होता है कि कोई भी मेटल है, उस मेटल पे लाइट इंसिडेंट होती है, तो जो उस मेटल का इलेक्ट्रॉन है उसको सफिशिएंट एनर्जी अगर मिल जाती है तो वो मेटल सरफेस को लीव करके चला जाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन अगर इलेक्ट्रॉन लीव करेगा तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस प्लेट को चार्ज कर दिया, कैसे, यूजिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सेम जो दूसरा मेथड है, नेक्स्ट मेथड है वो है फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन क्या है, फील्ड एमिशन क्या है, वो है चार्जिंग ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से इलेक्ट्रॉन का एमिशन इज कॉल्ड फील्ड एमिशन। तो ये फील्ड एमिशन जो है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अप्लाई करते हैं, जैसे ये मान लो कि ये कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने कोई ऑब्जेक्ट मेटल वेटल अगर हमने इसको प्लेस कर दिया, हालांकि ये बहुत डिफिकल्ट है लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अब जो इलेक्ट्रॉन होंगे, ये बताया था नेगेटिव चार्ज के ऊपर फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स एक्ट कर रहा है, F इज इक्वल टू ई इंटू ई, क्यू इंटू ई। तो F इक्वल टू क्यू इंटू ई से फोर्स अपोजिट किया, एक्ट किया, और वो फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर ये फील्ड की वैल्यू को हम बढ़ाते जाएंगे तो ये फोर्स इंक्रीज होता जाएगा। जिस मोमेंट पे इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियर अट्रैक्शन वीक पड़ जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स स्ट्रॉन्ग पड़ जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो इस इलेक्ट्रॉन रिमूव होने से क्या होगा, ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो ये प्रोसेस जो है वो फील्ड इमिशन का है। नेक्स्ट प्रोसेस है थर्मियोनिक इमिशन। थर्मियोनिक इमिशन क्या होता है कि एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द थर्मल एनर्जी, हीटिंग की वजह से, टेम्परेचर की वजह से, टेम्परेचर चेंज करने की वजह से हमने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड कर दी और वो हीट होके जो है वो बाहर जा रहा है। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया। ये प्रोसेस कहाँ पे होता है, ये प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे, एक्स रेज पढ़ेंगे, जो कि हमारे सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है। तो ये एक्स रेज में ऐसा होता है कि किसी फिलामेंट को जब एक्स रे जनरेट होता है, उस एक्स रे में जब हम स्विच ऑन करते हैं तो एक फिलामेंट होता है, वो फिलामेंट हीट होता जाता है और वो चार्ज होता जाता है। तो जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं वो इलेक्ट्रॉन जाके किसी मेटल पे हिट करते हैं और एक्स रे जनरेट होता है, जिससे कि एक्स रे रिपोर्ट निकलती है। तो ये सारे प्रोसेस हैं जनरल नॉलेज के लिए, कुछ है नहीं इसमें, काम की चीज है कूलम्स लॉ। तो ये है कूलम्स लॉ। ये जस्ट लाइक न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन के जैसा है। तो ग्रेविटेशन में बोला होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेट करने से चैप्टर जो है कंप्रेस हो जाएगा, तो ये कूलम्स लॉ उसी का है। तो कूलम्स लॉ के हम दो फॉर्म यूज करते हैं, स्केलर फॉर्म और वेक्टर फॉर्म। स्केलर फॉर्म यूज करते हैं हम
कॉमन सेंस अपना उसमें अप्लाई करते हैं, स्केलर फॉर्म यूज करेंगे प्लस फोर्स सोर्स की डायरेक्शन के लिए कॉमन सेंस अप्लाई करेंगे। बट वेक्टर फॉर्म में कोई कॉमन सेंस नहीं है, केवल मैथमेटिकल इक्वेशन है। तो स्केलर फॉर्म कूलम्स लॉ का, व्हाट इज कूलम्स लॉ, तो वहां पे ऐसे लिखोगे, फोर्स एक्टिंग बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्जेस, ये जो है सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है स्ट्रिक्टली। Force acting between the point charges is directly proportional to product of the magnitude of charges and inversely proportional to square of the distance between the charges. तो यहाँ से ये दो स्टेटमेंट्स लिख लोगे। व्हाट इज कूलम्स लॉ, तो कूलम्स लॉ, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। ये लिखने के बाद फिर ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रिमूव कर लेंगे, तो ये आ जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा k, तो F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। जैसे कि हमारे लॉज ऑफ ग्रेविटेशन में यहीं पे एक रिलेशन के लिए वो था G m1 m2 बाई आर स्क्वायर, ऐसा था। तो ये भी पॉइंट मास के लिए वैलिड है, ये सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। तो ये जो k है, ये k है, इस k को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। ये जो है वो है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम, किसी भी मीडियम की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी जो है वो उसकी वैल्यू होती है k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसकी टोटल वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। यूनिट यहाँ से देखोगे, यूनिट इसकी क्या हो जाएगी, k की यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर। तो ये इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर। ये किसकी होती है, ये फ्री स्पेस की होती है या एयर की होती है, एयर की। इसमें ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, और ये इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी डिपेंड करता है मीडियम के ऊपर। अच्छा, ये यहाँ पे ये लिख दिया इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, ये कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट में जो एप्सिलॉन नॉट है वो है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, जो कि मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे इसकी वैल्यू जो है एयर के लिए होती है 1, और वाटर के लिए होती है 81, मेटल, किसी भी मेटल के लिए जो होती है वो होती है इनफाइनाइट। तो ये इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है विच डिपेंड्स ऑन मीडियम। तो अगर ये मीडियम के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो ये के भी मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है कूलम्स लॉ में वो मीडियम के ऊपर डिपेंडेंट है। बट ग्रेविटेशन में ये जी क्या था, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वो पूरे यूनिवर्स में हर पॉइंट के लिए सेम होगी, तो ये मीडियम से इंडिपेंडेंट होता है। अब इस इक्वेशन को अप्लाई करना है। इस इक्वेशन में ये हमने क्या फाइंड किया, फोर्स का मैग्नीट्यूड। फोर्स की डायरेक्शन किधर होती है, फोर्स की डायरेक्शन होती है अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस। ये चार्जेस को अगर ज्वाइन करेंगे तो इसी लाइन के अलोंग होगा। अब ये रिपल्सिव होगा या अट्रैक्टिव होगा वो डिपेंड करेगा चार्ज के नेचर के ऊपर, कि अगर अनलाइक चार्जेस हैं तो ये दोनों रिपेल करेंगे एक दूसरे को, और लाइक चार्जेस हैं तो ये अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। तो इस स्केलर फॉर्म को यूज करने में हम चार्ज को क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड के साथ पुट करेंगे, मैग्नीट्यूड के साथ, साइन के साथ नहीं पुट करना है। जैसे मान लो कि Q1 की वैल्यू दिया हुआ है, Q1 की वैल्यू दिया हुआ है 2 कूलम और Q2 की वैल्यू दिया हुआ है -4 कूलम। तो यहाँ पे हमें ये समझ में आना चाहिए कि दोनों अनलाइक चार्ज हैं, ऐसे डिनोट किया यहाँ पे। तो इसमें मैग्नीट्यूड जब हम फाइंड करेंगे तो ये मैग्नीट्यूड के कैलकुलेशन में -4 नहीं पुट करेंगे, 2 इंटू 4 इंटू जो भी k की वैल्यू है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और जो डिस्टेंस दिया हुआ है, मान लो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है या 1 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर है तो ये स्क्वायर, ऐसे फोर्स फाइंड करेंगे। ये मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया, और मैग्नीट्यूड फाइंड करने डायरेक्शन क्या होगा, ये दोनों अनलाइक चार्जेस हैं, दोनों अट्रैक्ट करेंगे तो इनके फोर्स को डिनोट कर देंगे अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। तो स्केलर फॉर्म के फॉर्मूले में सिर्फ मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, चार्ज को मैग्नीट्यूड प्लेस करते हैं और डायरेक्शन अपने कॉमन सेंस से डिनोट करते हैं। तो जो तुम्हें क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में सॉल्व एग्जांपल भी है और इसमें भी है, वो क्वेश्चन ऐसे होगा कि सर हाँ बताओ। सर इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी के बारे में थोड़ा इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी जो है वो ऐसा है कि वो मीडियम की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी को बताता है। परमिटिविटी का मतलब क्या है कि जैसे मान लो कि कोई
एक चार्ज है कुलम, 2 कुलम का ही चार्ज है, तो वो 2 कुलम का चार्ज मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है, तो अगर हम उसको किसी और मीडियम में प्लेस करेंगे तो हमें कम फोर्स एक्सपीरियंस होगा। जैसे मान लो 2 कुलम का एक चार्ज रखा हुआ है तुमने और वहां पे उसको वाटर में प्लेस किया और एयर में प्लेस किया, तो अगर इन दोनों चार्जेस को हम वाटर में मूव कर देते हैं, वाटर में मूव कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका फोर्स चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा? क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी चेंज हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी का सीधा मतलब है कि वो कितना परमिट कर रहा है वो मीडियम इलेक्ट्रिकल इंटरैक्शन को। ऐसा मीडियम है, ऐसा मीडियम रख देंगे जिसमें कि कोई इंटरेक्शन ही नहीं होगा, जीरो इंटरेक्शन होगा, चार्ज होंगे लेकिन उनके ऊपर नेट इंटरेक्शन जीरो है। तो ये मेजर करता है उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को कि किसी भी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को वो कितना परमिट कर रहा है। अगर ज्यादा परमिट कर रहा है तो उसकी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ज्यादा होगी, कम परमिट कर रहा है तो उसकी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी कम होगी। इस तरीके से ये मेजर करता है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के लिए हम मैग्नेटिक परमिबिलिटी लेते हैं। तो इंटर मीडियम का प्रॉपर्टी होता है, ये मीडियम की प्रॉपर्टी होती है, ये मीडियम के ऊपर डिपेंडेंट होता है, ये मीडियम के ऊपर और डिपेंडेंट होता है। सर जो मतलब जो पॉइंट चार्ज होते हैं वो कि एक ही पॉइंट में कंसंट्रेटेड होते हैं। हाँ, पॉइंट चार्ज एक ही पॉइंट पे रहेंगे, उनका डायमेंशन बहुत ही स्मॉल। सर वो टेस्ट चार्ज के साथ उसका सर डिफरेंस क्या होगा? टेस्ट चार्ज और पॉइंट चार्ज में कोई डिफरेंस नहीं है। टेस्ट चार्ज वो बता दूंगा आगे। टेस्ट चार्ज जो है वो पॉजिटिव चार्ज लेते हैं और वो भी पॉइंट चार्ज होता है, डिफरेंस कुछ नहीं, वो भी पॉइंट चार्ज है। बस टेस्ट चार्ज हम उसका नाम ले लेते हैं कि वो मतलब फोर्स डिवाइडेड बाई चार्ज करने के लिए, वो भी पॉइंट चार्ज ही है। टेस्ट चार्ज आने दो तो बता दूंगा। ठीक है सर हाँ सर अट्रैक्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस वो तो मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, वह एप्सिलॉन नॉट पे डिपेंड नहीं करता है। नहीं, एप्सिलॉन नॉट वो कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं है, यही तो बोल रहा हूँ कि जैसे मान लो ये लोग है, किसी भी दो पॉइंट चार्ज का अगर हमने मीडियम चेंज कर दिया, ये पॉइंट चार्ज है Q1 Q2 है, ये हमने एयर में प्लेस किया, और यही दोनों पॉइंट चार्ज को इसी सेटअप को अगर हम सबमर्ज कर देते हैं वाटर में, इसको वाटर में सबमर्ज कर देंगे, तो यहाँ पे फोर्स अगर मान लिया फॉर एग्जांपल 10 न्यूटन है, तो यहाँ पे फोर्स जो है वो हो जाएगा कुछ कम हो जाएगा, ये जो है 5 न्यूटन हो जाएगा। फोर्सेस वीक हो जाते हैं, इसी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो जो सॉल्ट का सोल्यूशन होता है वाटर में कोई भी ऑब्जेक्ट सॉल्युबल क्यों होता है? क्योंकि वाटर की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी की वजह से इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाता है। तो जो आयनिक बॉन्ड पढ़ते हो, आयनिक बॉन्ड क्या होता है? प्लस माइनस के बीच का अट्रैक्शन ही है। तो अगर हम उसको वाटर में डालेंगे तो वो फोर्स वीक हो जाएगा, वो ऑब्जेक्ट डिसॉल्व हो जाएगा। अगर मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करता तो कोई ऑब्जेक्ट डिसॉल्व नहीं होता। ठीक है, ऐसा तो इलेक्ट्रिकल फोर्स मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। दो पॉइंट चार्ज के बीच का जो नेट इलेक्ट्रिकल फोर्स है वो मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये जो दो मास हैं, अगर ये दो मास एयर में प्लेस करो या दो मास वाटर में प्लेस करो, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम रहेगा। अगर एयर में 10 न्यूटन का है तो वाटर में भी 10 न्यूटन का होगा। डिफरेंस इतना समझना है कि स्टेटमेंट आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिकल फोर्स, तो ये चीज समझ में आना चाहिए कि इलेक्ट्रिकल फोर्स डिपेंड्स ऑन मीडियम। फिर अब देखो क्वेश्चन ये है तो क्वेश्चन आएगा तो स्केलर फॉर्म हम यूज करेंगे। स्केलर फॉर्म में मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, डायरेक्शन अपने कॉमन सेंस से दिखाएंगे। तो डायरेक्शन को डिनोट करने के लिए जैसे वेक्टर में अगर याद होगा तो दो टाइप का रिप्रेजेंटेशन हम यूज करते थे, एक ज्योमेट्रिकल होता था और एक जो है आईजे वाला कंपोनेंट वाला फॉर्म होता था। तो जैसे मान लो ये क्वेश्चन दे दिया, यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया कि ये चार्ज Q है, ये माइनस Q है और यहाँ पे Q है। पूछा हुआ है फाइंड द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस। तो फाइंड नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस क्या करेंगे? ये प्लस और प्लस हम जानते हैं, मैग्नीट्यूड ये मान लो डायमेंशन है इसका A, तो यहाँ पे फोर्स एक्ट कर रहा है F का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा K, ये हो जाएगा Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई A स्क्वायर। KQ बाई A स्क्वायर ये फाइंड कर लिया, दोनों लाइक चार्जेस है तो ये रिपेल करेगा, तो ये अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ये डिनोट कर दिया F। अब ये दोनों मैग्नीट्यूड प्लस Q और माइनस Q ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे तो इसकी डायरेक्शन इधर होगी। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? वैल्यूज अगर देखोगे तो मैग्नीट्यूड तो सेम होगा क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम है और डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो सेम F एक्ट करेगा, ये हो जाएगा F। अब ज्योमेट्री से यहाँ पे देखोगे ये हो जाएगा, ये फोर्स वेक्टर F है, एक दूसरा वेक्टर है F। तो अब इसके आंसर को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो पैरेललोग्राम से ऐड कर सकते हैं, अगर याद होगा इनके बीच ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये हो जाएगा 60 डिग्री और ये एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री।
तो इक्वल फोर्सेस अगर 120 डिग्री पे हो तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है, सेम होता है, और 60 डिग्री पे होता है। तो हम ऐसे बोल देंगे कि भाई सेम फोर्स एक्ट कर रहा है, तो तुम लिख दोगे कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज इज इक्वल टू KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर, और किस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री पे। एक तो रिप्रेजेंटेशन ये हो गया, लेकिन कम मेहनत करोगे इसमें कम मेहनत लगेगी तो नंबर कम मिलेगा, इसलिए ज़्यादा मेहनत वाला आंसर क्या हो जाएगा, हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख देंगे, यहाँ पे ये वेक्टर रिजॉल्व कर देंगे, ये हो जाएगा KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर, और ये 120 डिग्री वाला है, 120 मतलब ये 60 डिग्री हो जाएगा, तो इसको रिजॉल्व कर देंगे, ये हो जाएगा KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर कॉस 60 डिग्री, और ये हो जाएगा KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर साइन 60 डिग्री। तो यहाँ पे cos 60 डिग्री 1/2 ये इधर है, तो अगर ये प्लस पॉजिटिव x लेंगे तो ये नेगेटिव x हो जाएगा, पॉजिटिव y नेगेटिव y। तो जो फोर्स का एक्सप्रेशन हो जाएगा, फोर्स एक्टिंग ऑन दैट चार्ज वेक्टर फॉर्म में, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये 1/2 आएगा, तो इसका हो जाएगा माइनस KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर 2 i कैप, और माइनस KQ स्क्वायर √3 साइन 60 √3/2 A स्क्वायर j कैप, ये आ जाएगा वेक्टर फॉर्म में। तो बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तो उसमें आंसर जो रिप्रेजेंट करोगे वो ये वाला रिप्रेजेंट करोगे। ऑब्जेक्टिव में ऐसा आता है, आएगा भी नहीं, आता है तो समझ में आना चाहिए कि तुरंत ये चीज़ कैलकुलेट कर पाओ। ठीक है, ये दो रिप्रेजेंटेशन है, दोनों में से प्रेफर करना है कि वेक्टर वाले रिप्रेजेंट करो सब्जेक्टिव में, और समझने के लिए ऑब्जेक्टिव के लिए ये चीज़ भी हैंडी रखो दिमाग में अपने। तो ये फोर्स का कैलकुलेशन है, ये फोर्स के कैलकुलेशन के ऊपर जो 2-3 एग्जाम्पल हैं, या HE वर्मा में भी इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर के कुछ स्टार्टिंग वाले एग्जांपल्स 4-5 कर सकते हो, ऐसे ऐसे हैं। अब सेम चीज़ है, यहाँ पे 4 पॉइंट चार्जेस हैं, 4 पॉइंट चार्जेस हैं, वर्टेक्स पे प्लेस्ड हैं, जैसे मान लो यहाँ पे प्लेस कर दिया ऐसा, तो रिजल्टेंट जो है फाइंड करना है। ये 4 पॉइंट चार्जेस हैं, यहाँ पे प्लस Q है, यहाँ पे माइनस Q है, यहाँ माइनस Q है, और ये प्लस Q है। अब यहाँ पे 3, इस चार्ज के ऊपर फोर्स फाइंड करना है, तो रिमेनिंग कितने चार्ज हुए, 3। अब ये 3 चार्जेस इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे, तो इसके ऊपर नेट फोर्स कितना हो जाएगा, नेट फोर्स हो जाएगा वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल फोर्सेस। तो वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल फोर्सेस क्या होगी, ये नेगेटिव चार्ज है, ये इसको अट्रैक्ट करेगा इस डायरेक्शन में, ये नेगेटिव चार्ज है, इसको अट्रैक्ट करेगा, इस पे फोर्स का कुछ मैग्नीट्यूड होगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड हो जाएगा कितना, KQ स्क्वायर बाई स्केलर फॉर्म से मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन कॉमन सेंस है, अट्रैक्शन KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर। ये चार्जेस सेम है, इसको भी ऐसे पुट कर देंगे KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर। और यहाँ पे ये लाई चार्ज है, लाई चार्ज रिपेल करेगा किस डायरेक्शन में, लाइन ज्वाइनिंग के लॉन्ग। लाइन ज्वाइनिंग क्या है, डायगोनल है, तो ये डायगोनल के लॉन्ग। इसमें फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये KQ स्क्वायर, और डिस्टेंस अगर देखोगे तो √2a है, तो √2a का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 2a स्क्वायर। अब इनको जो है ऐड कर देना है। तो अब कंपोनेंट फॉर्म में लिखोगे तो ये दो तो I और J के डायरेक्शन में है ही, इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। और अगर डायरेक्ट वेक्टर फॉर्म में लिखना है, ज्योमेट्रिकली अगर देखना है, तो ये देखोगे कि ये F तो 90 डिग्री पे है, तो इनका रिजल्टेंट हो जाएगा √2f। ऑब्वियसली ये फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा आएगा, तो जो नेट फोर्स हो जाएगा उसका आंसर अगर ज्योमेट्रिकल लिखना है तो हम लिखेंगे √2 KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर माइनस, सेम इसी डायगोनल के लॉन्ग है इसीलिए माइनस KQ स्क्वायर बाई 2 A स्क्वायर, ये हो जाएगा नेट मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे, ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल से नेट फोर्स इस डायरेक्शन में है, ये हो जाएगा 45 डिग्री पे, ये वेक्टर डायरेक्टेड है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में सॉल्व एग्जांपल में भी 1-2 होगा एक्सरसाइज में, तो देख लोगे उसको। तो ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन फॉलो करना है सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए, सेम यही सब है, ये सारे क्वेश्चन के थोड़ा सा पोजीशंस चेंज कर करके प्रैक्टिस के लिए है, इसको सॉल्व कर लोगे। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन के वेरिएशन के लिए मान लो सबसे पहले इसका जो है सिंपल वर्जन लेते हैं। सिंपल वर्जन ये है कि 2 पॉइंट चार्ज सस्पेंडेड हैं कॉमन पॉइंट से, कॉमन पॉइंट्स हैं, ये L है, इस चार्ज का मास भी M है, इसका मास भी M है, और ये है Q, ये है Q,
इसमें हमें फाइंड करना है, ये जो है ये लेंथ L है, हमें थीटा फाइंड करना है, थीटा फाइंड करना है कि ये कितना थीटा वर्टिकल से फॉर्म कर रहा है। ये डिस्टेंस मान लिया कि इनका सेपरेशन जो है वो है x सेपरेशन है, थीटा इज स्मॉल, ये हमें एजम्पशन लेना है, और ऐसा दिया हुआ है x इज स्मॉल। क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम में क्या होगा, ये फोर्स, तो इस चार्ज के ऊपर ये टेंशन, स्ट्रिंग का टेंशन, लाइक चार्ज है, रिपेल कर रहे हैं, ये हो जाएगा Fe, और यहाँ पे हो जाएगा mg, ये एंगल है थीटा, तो ये हो जाएगा t cos थीटा, ये हो जाएगा t sin थीटा, तो यहाँ पे लिखोगे t sin थीटा इज इक्वल टू Fe और t cos थीटा इज इक्वल टू mg, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देंगे, ये t है, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू Fe बाई mg। अब Fe और mg की वैल्यू पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे दे रहा हूँ, इसको नेक्स्ट डिस्कस करूंगा कि किस केस में ये दोनों एंगल डिफरेंट होंगे। ठीक है, किस केस में ये दोनों एंगल डिफरेंट होंगे, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है क्योंकि अभी डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो दोनों एंगल किस केस में डिफरेंट होंगे ये सोचना है कि क्या मास अलग अलग रखें, m1 q1 और m2 q2, तो कई सारे केसेस हैं, किस केस में डिफरेंट होंगे, अगर m1 इज ग्रेटर देन m2 हो या q1 इज ग्रेटर देन q2 हो, इन दोनों